नमस्कार, हार्दिक स्वागत करते हैं कि आज हमारे जो बीच बैठे हैं हमारे सेटलर्स बैनर देख रहे हैं ऑफ स्प्रिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हम सब कार्यकर्तागण हैं। और हमारे बहुत दिनों से हमारे जो परिवार है, रिफ्यूजी परिवार, जो इनके बहुत सारे मांगे हैं। ये मांगे लेकर कई दिनों से, कई सालों से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये सुविधा आज तक अंडमान प्रशासन या भारत सरकार हमें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी जनता को, प्रशासन को बताना चाहता हूँ, भारत सरकार को भी ये ज्ञात कराना चाहता हूँ कि हमारा जो समस्या है, हमारे दुख और कष्टदायक जीवन से हम व्यतीत कर रहे हैं, उनको हम ये न्यूज़ के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग तो ये पहला मांग था हमारा इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो पद्धति है, जो नियम कानून है, जो ये भारत सरकार हमारे शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन में 6 शेड्यूल में ये प्रावधान है हमारे लिए। क्योंकि ये प्रावधान है कि हमें इनर लाइन परमिट, जैसे भारत सरकार ने पूर्वोत्तरांचल में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, हमारे लक्षद्वीप, जे इन जगह इनर लाइन परमिट है। तो वो जो 6 शेड्यूल के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर जो इनके नियम कानून जो है वो कानून के इसमें दायरे में आते हैं। जैसे शेखर सिंह कमीशन जो 2002 में इन्होंने ये कमीशन बैठाया था, तो उसमें ये दिया ओवरव्यू में, उसका एक पॉइंट था ओवरव्यू, सेकंड पॉइंट में, द ट्राइबल पॉपुलेशंस इन दिस आइलैंड्स have been there from time immemorial. There are 2 major tribal groups, the Negritos in the Andaman group and the Mongolites in the Nicobar groups. The Andaman tribals consist of the Jarwas, the Ungis, the Andamanis and the Sentinels. The Nicobar tribals are the Nicobaris and Shompens. ये जो हमारे जो ये अनुसूचित जाति जनजाति ये हमारे अंडमान निकोबार में है, आप सभी भली भांति है। तो इसके मुताबिक ये अंडमान, आज आप देख रहे हैं हमारे जो एरिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 8,249 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको मैं थोड़ा हट के बता रहा हूँ कि आप लोग कई 2011 में ये दिखा रहा है तो 46 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिखा रहे हैं। आज 2021 में जो जनगणना अब तक हुआ नहीं, कोविड-19 के चलते नहीं हुआ है, तो आज अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कम से कम 5 लाख के ऊपर जनसंख्या है। ये जहाँ तक कि आप दर्शाते हैं कि 85% फॉरेस्ट है, यानी कि हम लोग 15% में हम लोग जो निवास करते हैं, 15% में 85% फॉरेस्ट है, जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, जहाँ पर हम कुछ घर नहीं बना सकते, जहाँ पर हम वहाँ का पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। इसके मतलब वो फॉरेस्ट के अंदर ही है। हम जो यहाँ अंडमान निकोबार में आपको 572 जो आपका द्वीप है, उसमें से हम लोग 38 द्वीप में हम लोग निवास करते हैं। तो उसमें है क्या है कि ये जो आप पॉपुलेशन है तो 85% यानी कि 7,011 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है, और बचा कितना 1237 स्क्वायर किलोमीटर, 1237 स्क्वायर किलोमीटर में हम निवास करते हैं। तो इसका मतलब अगर 5 लाख पॉपुलेशन भी देखा जाए
तो उनको 1237 से भाग देने से 404 व्यक्ति आता है। 404 व्यक्ति, ये आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब अंडमान में बहुत है। हमारे यहाँ पर ना कोई कारखाना है, ना रॉ मटेरियल, कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ नौकरी पर हमारा निर्भर करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको इंटरनेट परमिट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रावधान दिया गया है, क्योंकि उस समय ये ब्रिटिश सरकार ने ये जो दिए बंगाल ब्रिटिश इन्फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर ये दिया था आदिवासी को। उससे बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने हित के लिए ये कानून बनाया था, और ये कानून के मुताबिक पूर्वोत्तर से चलता है। आज अंडमान निकोबार में ऐसा देखा जाता है कि बाहर से लोग आते हैं, अपनी कर्म क्षेत्र में आता है, लेकिन वो फिर वापस नहीं जाता है। यही कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट करके आप जहाँ फॉरेस्ट एरिया है, रेवेन्यू एरिया है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो जाता है, क्योंकि जंगल में आग लग जाती है, जंगल सफाई होती है, लेकिन फॉरेस्ट के जो इतने बड़े विभाग है, यहाँ के लोग ना जंगल में जाके देखते हैं, ना ताकते हैं, ना झांकते हैं। यहाँ तक कि जंगल सफाई करके हिटाची भी चलाया जाता है, तब भी ये अंडमान सरकार जो ये प्रशासन इस पर कोई अमल नहीं करते। लेकिन हमारे जो आज जो हम 3rd पीढ़ी और 4th पीढ़ी के जनरेशन है, हम लोग जो रिफ्यूजी हम लोग आए थे, उसके मैं 3rd का है, मेरे बच्चे 23 साल का है, उनका अभी 4th चल रहा है। तो आप बताइए, हम लोगों ने सरकार के फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य के अनुसार आपका अनुच्छेद 51 सेक्शन A के तहत हम लोगों ने जो सात सूची में दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को उनकी हित के लिए उनकी रक्षा करना है, उसके हित के लिए काम करना है, उसके वन्य प्राणी को आप लोग रक्षा करना है। हम लोगों ने आज 3rd 4th पीढ़ी है, हम लोगों ने एक जगह भी हम लोग इनक्रोच उसको किए नहीं, अतिक्रमण किए नहीं, जंगल में कभी आग नहीं लगाया, क्योंकि सरकार के दिए गए ज़मीन पर हम लोगों ने आज हमारे जब आए यहाँ पर, हमारे पिता मेरे दादाजी आए, तो रिफ्यूजी के बात कर रहा हूँ, तो उस समय 4 बेटा को लेके आया, फिर उसके 4 बेटे और 16 हो गया, फिर उसके 3rd पीढ़ी में और 2 बेटा अगर होता है तो उसमें आपको बनता है 16। लेकिन हमको दिया गया 30 बीघा खेती। 30 बीघा खेती में हमारा 15 बीघा पेडी लैंड, 15 बीघा हिली लैंड दिया गया। तो हमारा जो आज बटाई है, जो हमारा जो सेटलर के हम बच्चे हैं, हमको मुश्किल से 1 बीघा या 1.5 बीघा ज़मीन मिले। उसके बाद नाली में कटा हुआ, फुटपाथ या सड़क में आपको सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद हम लोग 1 बीघा से ज़्यादा नहीं। आज हम लोग बताइए कहाँ जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 1.5 बीघा ज़मीन मिला, तो उसमें आधा बीघा में घर बनाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग 1 बीघा बेच देते हैं। ये जो बेचना खेती पेडी लैंड को, आज मैं कहना तो पेडी लैंड के रजिस्ट्रेशन होना बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर हिली लैंड को आप जो पहाड़ी खेती है उसको आप डेवलपमेंट करिए, कैसा भी करिए, अगर कुछ पार्ट बिक्री करके आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ाइए। लेकिन जो पेडी लैंड को ये जो टोटली रजिस्ट्रेशन कुछ बंद होना चाहिए। कुछ ये प्रभावशाली लोग, कुछ दलाल लोग, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग हमें उत्साह करके, हमें विवश करके, क्योंकि हमें विवश करके ये लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, और हम आज हमारे कुछ सुविधा जो सुविधा हमको मिलना चाहिए, आज हम सुविधा से वंचित है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो परमिट है, और जैसे सिक्किम में आपको ये प्रावधान दिया गया है कि सरकार ने संविधान में दिया है, उसमें 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसमें 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम को एक विशेष प्रावधान दिया गया है। इसमें सिक्किम के जो बाहर से आए लोग सिक्किम में अपनी जगह नहीं खरीद सकते हैं, वह कोई संपत्ति हड़प नहीं कर सकते हैं, संपत्ति खरीद नहीं सकते हैं, सिर्फ सिक्किम के लोग ही वहाँ पर ये खरीद सकते हैं। ये प्रावधान भी अंडमान के लिए हो। आज अंडमान में मैं बताता हूँ, पोडलर में इतनी समस्या है, पोडलर से डिगलीपुर मत जहाँ भी है, सब जनसंख्या का ये तो विस्फोटक है। दूसरी बात है ये पानी की समस्या, आने वाले दिनों में बिजली की समस्या, राशन की समस्या, शिक्षा की समस्या, चिकित्सा की समस्या, यानी कि बाजार में, मंडियों में आप जाइए, यहाँ तक कि आप एक पार्किंग का जगह नहीं मिलेगा। आए दिन ठेला लेकर सब बैठ जाते हैं आधार कार्ड दिखाकर। ये आधार मेरे यहाँ से कहना है, आज तमाम अंडमान निकोबार प्रशासन को, भारत सरकार को कहना है, अंडमान में आए आप काम करने के लिए, और कर्म क्षेत्र में आप आते हैं, आप कर्म करिए, आप दोबारा चले जाइए।
एक आधार कार्ड दिखाकर आप यहाँ आके काम करते, उसके बाद इंक्रोचमेंट कर लेते हैं आप जंगल में, फॉरेस्ट देखने वाला नहीं, फिर वो बच जाते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये अंडमान के लिए हानिकारक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज ये सब सुविधा ये जो हमको मिलना चाहिए उसको मिल जाता है। ये जो अभी आज JIA-OI जो पंचायत की सुविधा इन लोगों को मिल जाता है, जिसके जो कल परसों आए इस भारत जो है, जिसके मतलब कैटेगरी में जो कैटेगरी निचली कैटेगरी है, जो यहाँ पर ये 15-20 साल से बैठे हुए हैं, उनको सुविधा मिल जाते हैं। हमें जो यहाँ जो हमारा जो रिफ्यूजी के बच्चे जो हम लोग हैं 3rd पीढ़ी 4th पीढ़ी के लोग, हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये इनलाइन परमिट होना ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय संविधान में के अनुसार ये अंडमान निकोबार को ज़रूर होना चाहिए। और ये जो पेडी लैंड जो है, इन पर बिक्री का प्लॉट बनाकर जो प्रभावशाली लोग, कुछ दलाल लोग या उनकी यहाँ की प्रशासन के कुछ लोग भी यहाँ मिलकर ये सब करते हैं। आप हमारा हिली लैंड है, उनको भी वहाँ से मिट्टी काटना चाहिए। वो मिट्टी काट कर जो ओरिजिनल सेटलर की ज़मीन है, जो 1950 से कुछ दलदली इलाका है, जो पानी से भरा रहता है, कभी वो आज तक उसको डेवलपमेंट विकास नहीं किया गया, वो मिट्टी काट कर उस मिट्टी को इस ज़मीन में भरपाई हो जाए, ताकि यहाँ कृषि योग्य भूमि उसको बनाया जाए। ये ओरिजिनल सेटलर की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात है मिट्टी की भरपाई। आज देखिए अंडमान में ये सारे पहाड़ पर्वत काट कर मिट्टी की कटाई करके सब जगह भर देते हैं। जो आए दिन ज़मीन खरीदते हैं, जो बाहर से आए लोग, उनको ये ज़मीन हाउस सेट में कन्वर्ट नहीं है, हाउस सेट नहीं है, तब भी वो मिट्टी गिराकर ऐसा जगह बना दिया कि बाढ़ के समय, अभी पानी जब ये सीज़न आता है, रेनी सीजन में, बाढ़ के समय हम लोग पानी का निकास नहीं कर सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सब डूब कर मरते हैं। इसीलिए ये जो पेडी लैंड में जो सेटलर को छोड़कर सेटलर के बच्चों को खाली देना चाहिए, और जो खरीदी हुई जगह में उस पर हाउस सेट नहीं देना चाहिए, कमर्शियल भी नहीं देना चाहिए। सेटलर के जो ज़मीन है, जो टुकड़ा बचे हैं, उसमें कमर्शियल भी देना चाहिए, हाउस सेट भी देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोन लेकर भी हम, अब तो नौकरी नहीं मिलते, लोन लेकर भी हम कमर्शियल बनाकर उसमें कोई बिज़नेस, कोई व्यवसाय हम कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सर मैं अपने पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बोला जो प्लॉटिंग हो रहा है, जैसे पेडी लैंड, तो पेडी लैंड जो प्लॉटिंग हो रहा है, देखिए कहीं ना कहीं सर इसमें तो ये किसान ख़त्म हो रहा है, तो किसान का संख्या कम हो जाएगा, फिर एग्रीकल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। और इसका पीछे कहीं ना कहीं देखिए अभी बाढ़ में तब्दील हो रहे थे, क्योंकि बराबर ड्रेनेज मिट्टी फिल करके जो पेडी लैंड में ऐसा प्लॉटिंग किया, कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार कहीं ना कहीं ज़्यादा लग रहा है। सर इसमें सच्चाई है? ये सच्चाई है, क्योंकि खरीदे गए ज़मीन, आपको एक उदाहरण देता हूँ कि स्मिथ आइलैंड में, स्मिथ आइलैंड में जो भी वो ज़मीन सब बेच दिया है। ये लोग कौन है? बाहर से आने वाले, इसके पास ना कोई आइलैंडर कार्ड है ना कुछ है, ये कहाँ से आज तक इसके कोई एक कंस्ट्रक्शन के नाम पे, किसी के नाम पे ये ज़मीन खरीदा गया। तो इस तरह से हम पहले भी बता चुके हैं, कुछ हमें विवश करके, जो हम तो गरीब है, हमको तो ये हमें लोभ लालसा देकर जो भी बचे हैं उनको ज़मीन खरीदते हैं। इनके पास ना कोई कार्ड है, आइलैंडर कार्ड है ना कुछ है। ये आधार कार्ड कहाँ से आते हैं? आधार कार्ड दिखाकर आ जाते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद कोई हाउस सेट नहीं बनाते हैं, किसी को पैसा देकर, कहाँ से पता नहीं, इन लोग पैसा वैसा देकर इन लोग मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डाल के उस जगह को ऊंचा बनाते हैं। वो तो कृषि योग्य भूमि को नहीं होना चाहिए। ये कृषि करने का ज़मीन है, इस पर हम फसल उगाएंगे, तो वो फसल छोड़कर इसको बेच देते हैं और उसको मिट्टी से भरपाई कर देते हैं। इसके बाद तब उसके बाद बाढ़ के समय इतनी असुविधा होता है, सब डूब कर मरता है घर, क्योंकि हम लोग तो पहले से घर बना चुके हैं, उसको दोबारा हम नहीं बना सकते, फिर हमें डूबना पड़ता है। सर इसमें सरकार का फार्मूला मैंने देखा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो रेवेन्यू का, तो इसमें फार्मूला ये लोग ये बना रहे। तो सोचिए एक व्यक्ति का नाम है 15 बीघा पेडी लैंड है, तो वो क्या करता, 15 लोग मिलकर खरीद रहे, मुडिशन पार्टीशन सब डिविजन होता, ये फार्मूला में खरीदता है। लेकिन हो क्या रहा है, वो प्लॉटिंग हो रहा है, फिर उसमें मिट्टी डाला जा रहा है। ये इस तरह से कर रहा है, ये फार्मूला से कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मैंने वही देखा। जी हाँ, आपका सवाल जायज़ है। वही आप बोल रहे हैं, तो प्लॉट कर रहे हैं ये लोग, प्लॉट बनाकर इसमें क्या है कि कोई इसको मान लीजिए मैं पुराना सेटलर हूँ, उसके बच्चे हैं, मेरे घर मतलब बहुत दूर है, हमारे घर बहुत दूर है, ये सामने वाला प्लॉट बिक्री हो जाता है, इसको टुकड़े टुकड़े प्लॉट में कर देते हैं, 20, 25, 30 जो भी है प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद उसको वहाँ पर मिट्टी डाला जाता है, फिर उसके बाद घर बनाया जाता है, फिर उसको पानी दो, करंट दो, जबकि पानी का पाइपलाइन वही है,
टैंकी भी आज से 10 साल 20 साल पहले जो बना है वही है, उसी पाइप से देखता हूँ, उसी को पाइपलाइन दिया जा रहा है, पानी दे रहा है उसको। लेकिन पिछले जो 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 1956 से जो सेटलर वहाँ बैठे हैं उसके घर में वहाँ से पानी नहीं जाता है, ये सामना भी करना पड़ता है। लाइट के बिजली की समस्या, अभी धूप काल आने वाला है, बिजली की समस्या हर दिन कटौती होगी, हर दिन। ये आप लोग इसीलिए जो जिसके पास हाउस सेट होगा वही पानी यार ये कर सकता है, आपका पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का ये समस्या दूर कर सकता है। बिना हाउस सेट का किसी को ना दिया जाए, वो भी हमारा। हाँ, और ये भी चाहते हैं कि जो सेटलर है उसको बहुत आसानी से हाउस सेट करके देना चाहिए। हाँ जी हाँ, जो सेटलर के 3rd और 4th पीढ़ी के बता रहे थे, उन बच्चों को अभी, क्योंकि हमारा बस परिवार बढ़ चुका है, भाई भाई बढ़ चुका है, सब अपना जगह टुकड़े टुकड़े हो चुका है। क्योंकि पहले 1 घर था, 2 घर था, 3 घर, अभी 7-8 घर हो गए। उनको अभी हाउस सेट देना चाहिए, सेटलर के ओरिजिनल सेटलर जो उनके बच्चों को, और कमर्शियल भी उनको देना चाहिए। तो नमस्कार, मैं ये सेटलर्स ऑप्शनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं से श्री गोपाल डाकुआ। तो ये जो सारे डिमांड्स जैसे अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द डिसेंडेंट सेटलर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेखर सिंह कमिश्नर रिपोर्ट एंड डिक्लेयर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज इनर लाइन एरिया, ये सारे जो डिमांड्स लेके हम लोग अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन एज चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर एंड अदर्स जो ऑफिशियल्स है, सबसे हम लोग मीट किया, उन लोग से बातचीत भी किया, कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया। फिर नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे भी हम लोग मीट किया, बातचीत किया। हमारा जो डिमांड्स हम लोग उनका पास भी दिया, बट टिल डेट नो फ्रूटफुल रिज़ल्ट और एक्शन देखने नहीं मिला। तो ये जो इनर लाइन के बारे में हम और थोड़ा सा बोलने मांगता। 14 दिसंबर 2014 जो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट सेंट्रल कलकत्ता, इनका एक लेटर डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान को भेजा था, ऑडिट क्वारी। उसमें जो लिखा है वो थोड़ा हम बोलने मांगता। प्रोफेसर शेखर सिंह इन हिज रिपोर्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट had made the recommendation that in order to prevent any further encroachment and rampant immigration, the Andaman should within 3 months regulate the entry of people to the islands by having the island declared as an inner line area, and by people to island by having the island declared inner line area by imposing relevant restriction under section 3 and other provision of the Environment Protection Act of 1986। इसमें जो रिपोर्ट का ये दिया, इसका जो रिपोर्ट उसमें जो भेजा उसमें यह है, the scrutiny of records revealed that so far the administration had not initiated any step to implement the direction of the Supreme Court of India and the Andaman and Nicobar Islands Resolution 1876 as modified up to 31st May 1993 with regard to the entry of people to the islands by having the island declared as an inner line area। तो इसका बाद में ये जो होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुआ था 19 अगस्त 2017, उसमें जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 20, उसमें 57 पॉइंट्स था। उसमें लिखा था कंसिडरिंग दैट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आइलैंड्स हैव already the maximum, Honorable Home Minister desired that illegal entry of foreigners should be restricted. Lieutenant Governor Andaman and Nicobar Islands may like to seek suggestion in this regard from all the members and stakeholders, but till date जो इनर लाइन परमिट, वो इनर लाइन सिस्टम आज तक वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। तो हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, our prime request to our administration
and Government of India, the same should may kindly be implemented within a short period. Thanks. नमस्कार, मैं एक सेटलर परिवार का बेटी हूँ। मेरा पिता यहाँ का सेटलर था। मैं सेकेंड जनरेशन हूँ, यहाँ पे थर्ड जनरेशन भी है। तो मेरा उम्र आज 50 साल है। तो मैं 50 साल से देख रही हूँ अंडमान में जो सेटलर परिवार है उनका कई तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लोग आते हैं, इनक्रोचमेंट करते हैं, उनका घर में करंट बिजली सब पहुंच जाते हैं। आज का डेट में एक सेटलर परिवार का अगर एक करंट लेना है, पूरा परिवार का नो ऑब्जेक्शन ज़रूरी होती है। अगर उसका परिवार से कोई मेलैंड में भी है, उनको भी आना पड़ता है एक नो ऑब्जेक्शन देने के लिए दूसरे भाई बहन को। लेकिन इनक्रोचमेंट एरिया में करंट पानी कैसा इतना जल्दी आ जाता है वो मुझे मालूम ही नहीं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि सेटलर परिवार आज 70 साल से आपके लिए अपेक्षा कर रहा है कि आप सेटलर परिवार का नॉर्म्स के हिसाब में जो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आज फोर्थ जनरेशन आ रहा है, सबको कुछ ज़मीन देने का वादा किया था। आज तक उस ज़मीन का क्या हुआ, मेरा एक क्वेश्चन है आज मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से। और हमारे परिवार तो कोई जंगल को काटे नहीं, कोई फॉरेस्ट को कोई टॉर्चर नहीं किया, लेकिन जो लोग फॉरेस्ट का साथ में खिलवाड़ किया है उनके लिए सब सोच रहे हैं, लेकिन हमारे जो सेटलर परिवार है उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब यहाँ सेटलमेंट हुआ था अंडमान में, तब यहाँ का परिस्थिति किस तरह हालत में हमारे बुज़ुर्ग यहाँ में रहते थे, वो अगर कोई उनका जानकारी ले तो आँखों से आज भी आंसू गिरता है। क्योंकि ऐसे जगह में आप सेटलमेंट दिया था, ना मुख्य भूमिका साथ में कोई हमारा आना जाना था, ना हमारे परिवार के लोग कहाँ हैं। आज तक हमारे कई परिवार है कि हमारे पूर्वज कहाँ है, क्या है, आज तक हमें पता नहीं है। लेकिन अंडमान में जो लोग बाद में आए उनके लिए सब कोई सोच रहा है। और इनर लाइन परमिट हमारा यहाँ देना एकदम इजी तरीका है। अगर यहाँ का राज्यपाल अगर सोचते हैं कि इनर लाइन परमिट हम देंगे तो उनका वो अगर मुख्य भूमि में जाकर हमारे जो अंडमान निकोबार का माई बाप है, वो है हमारा गृह मंत्री जी से बात कर इनर लाइन परमिट दवा